हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त समान सिद्दीकी। तो आज हम बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। ठीक है, आज से हमारी कैप्सूल सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे टॉपिक्स बेटा 15 to 20 मिनट्स के अंदर हमें खत्म करना है। बहुत ही इफेक्टिव सेशंस होने वाले हैं और बैक टू बैक चलेंगे और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो जो लोग बेटा अभी भी टेंशन ले रहे हैं, थोड़ी सी एंजाइटी ले रहे हैं, ये सेशंस आपके लिए स्पेशली लेके आए जा रहे हैं। ठीक है, इन सेशंस को अटेंड करना है और बेटा अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना है। तो आज पहला सेशन हम कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं? गवर्नमेंट बजट से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट का जो चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। पता है कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। तो क्या आज हम कुछ ऐसा करें कि सर के 6 नंबर हमारे फिक्स हो जाएं? तो वहीं से हमें स्टार्टिंग करनी है। डोंट वरी, बी हैप्पी। हम साथ साथ में रहेंगे और साथ साथ में टॉपिक्स को देखते चले जाएंगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। चैप्टर का ओवरव्यू मेरे साथ लेते चलना, टॉपिक्स देखते चलना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट साथ साथ में समझते हुए चलना। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक रखेंगे चीजों को, पेसअप करते हुए चलेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। सबसे पहले मीनिंग आता है गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिसीट्स की और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कहने का मतलब सरकार क्या करती है? सरकार फ्यूचर में होने वाले खर्चे, फ्यूचर में होने वाली रिसीट्स एक स्टेटमेंट में दिखाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। इसको कब लाया जाता है? अभी रिसेंटली आया 1 फरवरी को। इसको कौन सी मिनिस्ट्री लेके आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इससे एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या आता है? ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद बेटा इसके कंपोनेंट्स। अब इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक रेवेन्यू बजट होता है बेटा, ध्यान रखना, और एक कौन सा होता है? कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। कोई पूछे रेवेन्यू बजट क्या होता है? जहां पे दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट क्या होता है? जहां पे कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें रेवेन्यू रिसीट्स पढ़नी पड़ेंगी। तो रेवेन्यू बजट है क्या? मैंने बता दिया, जहां पे क्या क्या आता है। इधर देखो, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आगे चलते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? वो पैसा आना, रिसीट्स का मतलब पैसा आना, वो पैसा आना जिसके आने से ना तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ती और ना ही आपकी एसेट्स कम होती। याद करने का तरीका देख लो, शॉर्ट फॉर्म देख लो, मैं किस तरीके से याद करा रहा हूं। वो पैसा आना जिसके आने से ना तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेंगी और ना ही आपकी एसेट कम होंगी। ऐसी रिसीट्स को क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू रिसीट्स। एक एग्जांपल दो सर। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अगर आपके पास आएगा तो उससे ना तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेंगी ना आपकी एसेट कम होंगी। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीट्स भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। ध्यान रखना, कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक सरकार के पास टैक्स से पैसा आता है और एक सरकार के पास अदर देन टैक्स आता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स। सर टैक्स के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, टैक्स के अंदर 2 टैक्स पढ़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखोगे? हाँ सर। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे फीस, लाइसेंस एंड परमिट्स, एसचीट्स, फाइन्स एंड पेनल्टीज, इनकम फ्रॉम पीएसयूज, डिविडेंड इनकम, ठीक है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये सारी की सारी क्या होती है हमारी? ये सारी की सारी हमारी नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। ठीक है, अदर देन टैक्स। सबसे पहले टैक्स पे आ जाओ। अब टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट मेड बाय हाउस होल्ड फर्म्स एटसेट्रा विदाउट एनी रिटर्न। यानी सरकार क्या करता है? सरकार आपसे बेटा एक कंपलसरी पेमेंट लेती है। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, टू द गवर्नमेंट। कौन करता है? हाउस होल्ड फर्म एटसेट्रा विदाउट एनी रिटर्न, और वापसी में कुछ नहीं मिलना। तो एक टाइप की ट्रांसफर पेमेंट होती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है टैक्स। ठीक है, तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। ठीक, तो डेफिनेशन बता दी, कंपलसरी पेमेंट है। नेचर ऑफ द पेमेंट, टैक्सेस मैंने बताया यूनिलेटरल होते हैं आपके, है ना। अच्छा, और आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन है बिकॉज इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। ये 3 बातें ध्यान रखना। आगे चलते हैं सर। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अभी बताया मैंने आपको, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, डीटी डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेस। याद रखोगे बात या नहीं रखोगे? जल्दी बताओ। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द सेम पर्सन। सर कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है, नाम से क्लियर है, जिस पे लगाए जा रहे हैं पे भी वही करेगा। जिस पे लगाए जा रहे हैं पे भी वही करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे के सारे जो मैंने टैक्सेस के नाम लिए, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। सर क्यों? जिस पे लगाए जाते हैं पे भी वही करता है। तो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन देखो सबसे पहले, अ टैक्स वेयर द इंसिडेंस, ठीक है, और दूसरी बात इंपैक्ट, बोथ फॉल ऑन द सेम पर्सन, सेम बंदे पे लगती है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है सर? इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए बेटा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? ठीक है सर, ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करें हम, मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। देखो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये तो आपको रटने ही रटने हैं। ठीक है, 4 नाम याद रखो।
उसके अलावा सर एक्स्ट्रा ही बता दो बेटा, इनहेरिटेंस टैक्स अब नहीं लगता है, स्टेट ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ठीक है, बट ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है। एसटीटी, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, शेयर मार्केट के अंदर जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो एसटीटी लगता है, क्या लगता है, एसटीडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, जिसको सीडीटी भी बोला जाता है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी बोल सकते हो। आगे चलें, हाँ सर। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी डिफरेंट पर्सन। लगता किसी पे कोई और करता है, ये बात ध्यान रखना, लगता किसी पे कोई और करता है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है सर। फॉर एग्जांपल बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, बट अब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो मर्ज करके क्या बना दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जहां पे इंसिडेंस और इंपैक्ट, देखो लिखा होगा इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी डिफरेंट पर्सन, जो अलग अलग लोगों पे लगाए जाते हैं, बता दी मैंने आपको बात। आगे चलते हैं सर। इसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, यस बर्डन कैन बी शिफ्टेड, ठीक है, शिफ्टेबल नेचर है इसका, ठीक है। और ये जनरली किस पे लगता है, कंजम्पशन पे। सर कंजम्पशन का मतलब, फॉर एग्जांपल आप एक लेस का पैकेट खरीद के आ रहे हो, तो जो लेस का पैकेट खरीद के आया उसके ऊपर आपने जीएसटी पे करा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे चलते हैं। हाँ भाई, इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल देखो जीएसटी मैंने दे रखा है, ठीक है, इसने किस किस को रिप्लेस करा, वैट को, सर्विस टैक्स को, एक्साइज ड्यूटी को, ठीक है। बट अभी भी कहीं कहीं एक्साइज ड्यूटी लगती है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल पे लगती है, ये बातें भी याद रखने वाली है, ठीक है। अच्छा सर, और क्या क्या, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे, एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे। सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूं, सुनते रहो, एक क्विक रिविजनरी वीडियो है, परफेक्ट तरीके से पूरा चैप्टर खत्म कर रही है ये। उसके बाद सेल्स टैक्स, जब आप गुड्स बेचते हो तब लगता है। सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइडर्स पर लगता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स, अब ये सब ना मर्ज होकर जीएसटी बन गए हैं। ई टैक्स किस पे लगता है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर पे लगता है, फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट समय रैना। उसके बाद सर स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, रोड टैक्स, ये सब के सब क्या है हमारे, जल्दी बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स सर लगते किसी पे कोई और करता है, हाँ। अब आप सोच रहे हो सर इसका मतलब क्या है, मैं हल्का सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल सरकार, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, गवर्नमेंट मेरे पास आएगी, बोलेगी सर लाओ टैक्स लाओ, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड करके इनकम कमा रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको अपनी फीस में ऐड करके आपसे वसूल कर लूंगा। सरकार ने लगाया मेरे पे, बट मैंने उसका बर्डन आप पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के टैक्सेस को क्या बोलते हैं, इस टाइप के टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। अब दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी और रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। बेटा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी वो होती है कि अगर इनकम बढ़ रही है और उसके साथ सरकार बोल रही है आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, या इनकम कम हो रही है तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा, यानी इनकम और टैक्स के रेट में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी सर अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना और गरीबों से कम टैक्स लेना, ऐसा कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। तो व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, हाँ। तो जनरली डायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, दे ऑल आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, दे ऑल आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, ध्यान रखना सर। इसके साथ साथ दूसरा है रिग्रेसिव, ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है और रेट ऑफ टैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है, या इनकम डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ टैक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो उसको हम बोलेंगे बेटा रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। यानी कहने का मतलब रियल बर्डन तो गरीब पे आ रहा है, अमीर पे कोई बर्डन नहीं जा रहा है ना। तो ऐसे टाइप के टैक्सेस को क्या बोलते हैं हम, रिग्रेसिव टैक्सेस। और ये कौन से होते हैं, ये जितने भी इनडायरेक्ट पढ़े हैं आपने, ये जनरली क्या है, ये जनरली हमारे रिग्रेसिव है। सर क्यों रिग्रेसिव क्यों है, अरे अगर आप एक 20 रुपए का लेज चिप्स का पैकेट खरीद के आ रहे हो, ठीक है, तो अमीर का बच्चा भी वही खरीद के आ रहा है और गरीब का बच्चा भी वही खरीद रहा है, तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं, तो कहां इनकम कम होने पे टैक्स रेट कम हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिग्रेसिव। आगे चले, हाँ सर उसके बाद टैक्स खत्म हो गई, अब नॉन टैक्स पे आओ। नॉन टैक्स के अंदर वो रिसीट्स आती हैं जो अदर देन टैक्स है। सर फॉर एग्जांपल पहला क्या है बेटा, फीस। सर फीस किस चीज पे चार्ज करी जाती है, सर्विस प्रोवाइड करने पे। सरकार सर्विस प्रोवाइड कराती है, उसके लिए क्या चार्ज करती है, फी चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल सरकार बर्थ रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करती है, लैंड रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करती है, कोर्ट फी चार्ज करती है, पासपोर्ट फी चार्ज करती है। सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें सरकार सर्विस प्रोवाइड करा रही है, इन रिटर्न आपसे क्या चार्ज कर रही है, फी, ठीक है सर। टैक्स नहीं है ये नॉन टैक्स है। सर सरकार हमें परमिशन देती है, हाँ, बहुत सारी चीजों की परमिशन देती है, उसके लिए भी फी चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ड्राइविंग की परमिशन दी, उसके लिए लाइसेंस फी लेगी, समझ रहे हो बात। फॉर एग्जाम्पल आपको गन रखनी है तो गन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, बेचनी है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, लिकर के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो परमिशन के लिए लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है, उसकी सरकार फी चार्ज करती है, ठीक है। हाँ, एस चीट,
कोई ऐसा पर्सन ठीक है जिसका कोई लीगल ईयर नहीं है और उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी और बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है, तो इन केस तो ये जो प्रॉपर्टी है सरकार ले लेती है और जितनी भी सरकार की इनकम होती है उस प्रॉपर्टी से उसको एस्टेट बोला जाता है। ये भी नॉन टैक्स रिसीट है। सर फाइन्स एंड पेनल्टीज, ठीक है, अगर कंट्री के अंदर कुछ लॉ ब्रेकर्स है, लोग लॉ ब्रेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रिपलिंग करके जाते हो स्कूटी पे, चालान कट जाता है, वो टैक्स नहीं लग रहा आप पे, आपने लॉ ब्रेक करा है बेटा, और लॉ ब्रेक करोगे तो आप पे फाइन्स लगेंगी, पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है सर, बट हम तो छोटा चालान देके छूट जाते हैं। बेटा छोटा चालान देके छूट जाते हैं, वो सरकार के पास नहीं जाता, बट अगर बड़ा चालान पे करना पड़ गया, वो पैसा किसके पास जाता है? वो जाता है सरकार के पास, ठीक है सर। उसके बाद बेटा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, बेटा गवर्नमेंट को गिफ्ट्स और ग्रांट्स भी मिलते रहते हैं, बाहर से भी मिलते हैं और हमारे देशवासी भी देते हैं, ठीक है सर। डोनेशंस वगैरह भी देते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल केरला के अंदर बाढ़ आई थी तो लोगों ने पीएम केयर फंड के अंदर डोनेशंस दिया था, तो सरकार उसको कहां दिखाएगी? नॉन टैक्स रिसीट पे दिखाती है, ठीक है। और सरकार की सर कुछ कंपनीज भी है, हाँ, तो पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकार को प्रॉफिट कमा के देती हैं, और प्रॉफिट जो कमा के दे रही है वो सरकार की इनकम है, वो भी नॉन टैक्स रिसीट है। आगे चलते हैं सर, कैपिटल रिसीट पे आ जाओ। बेटा कैपिटल रिसीट वो पैसा आना जिसके आने से या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए या आपकी एसेट कम हो जाए, दोनों में से कोई भी काम हो गया तो आंख बंद करके उसको मैं कैपिटल रिसीट बोल दूंगा, आंख बंद करके उसको कैपिटल रिसीट बोल दूंगा। तो द गवर्नमेंट रिसीट्स विच आइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज और डिक्रीजेस एसेट आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। आगे चलते हैं सर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सर कैपिटल रिसीट से कुछ एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल बेटा पहला है बोरोइंग्स, अगर आपने बोरो करा है, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, ठीक है सर। सर दूसरा बता दीजिए, दूसरा बेटा रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, आपने किसी को लोन दे रखे थे, जब आपने किसी को लोन दिए थे तो सामने वाला बंदा आपकी इन्वेस्टमेंट बन गया था, आज उससे आपने लोन वापस ले लिया, तो बेटा आज इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी आपकी, क्योंकि पहले तो वो इन्वेस्टमेंट था, आपको इंटरेस्ट पे करता था, आज जब उससे लोन वापस ले लोगे तो बेटा आपकी एसेट्स क्या हो जाएंगी? कम, और एसेट कम होके पैसा है तो रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है बेटा? कैपिटल रिसीट, ठीक है, दो सफिशिएंट है, ठीक है, आगे चले, ठीक। अच्छा उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब खर्चे आ गए, पैसा जा रहा है आपसे, वो पैसा जाना जिसके जाने से ना तो आपकी कोई लायबिलिटी कम हुई, ठीक है, और ना ही आपकी कोई एसेट बढ़ी, अगर ऐसा हो जाए तो बेटा वो रेवेन्यू खर्चा कहलाता है। सर एक एग्जांपल भी दे दो साथ में। फॉर एग्जांपल बेटा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे करने से ना तो लायबिलिटी कम होती ना एसेट बढ़ती, ठीक है सर। सर उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो खर्चा जिसके करने से या तो लायबिलिटी कम हो जाए या तो एसेट बढ़ जाए, अगर ऐसा हो गया तो बेटा वो कैपिटल खर्चा कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल खर्चा। समझ में आ गई बात, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल बेटा रीपेमेंट ऑफ लोन्स, आपने लोन्स की रीपेमेंट कर दी है ना, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? कम, देखते रहो। सर एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी एसेट बढ़ गई, ये लो, ठीक है। सर एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, एसेट बढ़ गई, ये लो, ठीक है। सर परचेज ऑफ शेयर्स, एसेट्स बढ़ गई, ये लो, ठीक है। सर लोन्स बाय द सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, अरे इसको पढ़ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अगर लोन दिया तो स्टेट गवर्नमेंट तो एसेट बन गई ना इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो बेटा एसेट क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। लो, कोई प्रॉब्लम की बात, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं, ठीक। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज, ये छूट गया तो बेटा पेपर छूट गया, ये छूट गया तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती, बहुत मेजर मिस्टेक, जिसका कोई माफी ही नहीं है अगर ये छूट गया तो। सर टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स में आपको 3 टाइप के डेफिसिट पढ़ने। पहला रेवेन्यू डेफिसिट। अब इधर सुनो, अगर सरकार का रेवेन्यू खर्चा एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू रिसीट से, अगर सरकार का रेवेन्यू खर्चा एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू रिसीट से, तो बेटा जो निकल के आएगा वो आपका क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट। वो क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट। तो व्हेन total revenue expenditure of the government exceeds the total revenue receipt, then it is known as what? It is known as revenue deficit. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो गया किससे बताओ? रेवेन्यू रिसीट से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेटा रेवेन्यू डेफिसिट। सर इसकी कुछ इंप्लीकेशंस भी है, हाँ आ जाओ जरा। पहला तो ये क्या शो करता है कि सरकार अपनी रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा खर्चा कर रही है। सही बात है, सरकार की जो रेवेन्यू रिसीट है उतना उससे कितना ज्यादा खर्चा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100, रेवेन्यू रिसीट से कितना 80, तो ये निकल के आ गया 20। सरकार कितना ज्यादा खर्चा कर रही है? 20 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, यही तो मतलब है इसका। सर दूसरा, इट डिक्रीजेस द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी बाय एन अमाउंट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। अगर देश के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है बेटा, तो इस बात का मतलब पता है क्या है? कि हमारे देश का ग्रोथ रेट कम हो गया है, कितना? इक्वल्स टू द रेवेन्यू डेफिसिट।
सर उसके बाद अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है तो यानी सरकार के नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। सरकार ऐसे खर्चे कर रही है जो नॉन प्रोडक्टिव है। सर नॉन प्रोडक्टिव खर्चे कौन से होते हैं बेटा? जिनके करने से प्रोडक्शन नहीं होता देश के अंदर, बट सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ सर। और सर ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सरकार अपने रेवेन्यू खर्चे रोक नहीं पा रही है अपनी रिसीट्स के अंदर, तो सरकार की पॉलिसीज क्या हो गई हैं? फेल। तो इट शोज द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी टू कर्टेल इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद इन इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। आगे चलते हैं सर। सर टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन बजट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट जो आता है वो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। और कोई भी पूछे फिस्कल डेफिसिट क्या, तो आंख बंद करके क्या बोलोगे? ठीक है, खोल भी सकते हो आंखें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, क्या बोलोगे? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की उधारी। बेटा सरकार अपनी उधारी को उधारी नहीं बोलते, एक फैंसी सा नाम दे देती ताकि सरकार की बेइज्जती ना हो। क्या? बोरिंग्स। बट आपको याद रखना है, आपने मानसर से पढ़ा है बेटा, आप लोगों को याद रखना है क्या कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग, सरकार की उधारी। तो पेपर में अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहां लिखा है फिस्कल डेफिसिट इज 6% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो आधे लोगों के तो सर पे से बात निकल जाएगी कि है क्या ये, है ना? बट आप लोगों को पता है कि ये क्या है। अगर जीडीपी 100 रुपये तो उसमें से 6 रुपये सरकार का उधारी के हैं, यानी सरकार को उधारी देनी है 6 रुपये की, सरकार ने उधारी ले रखी है बेटा। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट इज द बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। सर बट इसका फॉर्मूला भी है, हाँ। तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, देन इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। इसको क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। तो सर सिंपल फॉर्म में फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ऐसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो। सर इसके अंदर अगर हम बात करें तो सर जो कैपिटल रिसीट्स है वो क्या, आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। लो और बताओ, नॉन डेट क्रिएटिंग सीआर मतलब कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, वो रिसीट्स नहीं लेनी जिनके अंदर बोरिंग्स इंक्लूडेड है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलते हैं। टाइप्स ऑफ डेफिसिट। सर टाइप्स ऑफ डेफिसिट के अंदर अब इंप्लीकेशन आ गई बेटा, इंप्लीकेशन के अंदर ध्यान रखना। ठीक है, सरकार अगर फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, शो द डिपेंडेंस ओवर बोरिंग्स टू मीट इट एक्सपेंडिचर। सरकार को किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है? बोरिंग्स पे, अपने खर्चे पूरे करने के लिए। दूसरा सर, सरकार अपनी टोटल रिसीट से कितना ज्यादा खर्चा कर रही है, कौन दिखाता है? फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, ठीक है, तो सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, बोरिंग्स तो लाइबिलिटीज ही होती हैं, है ना? उसके बाद ये इकोनॉमी को बैडली इफेक्ट करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है। कभी कभार जो कंट्री हमें लोन दे रही है वो हम पे कंडीशंस इंपोज कर देती है, तो इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी एडवर्सली बाय द कंडीशंस इंपोज बाय द लेंडर कंट्री। ठीक है सर। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मत भूल जाना, ठीक है, ये बहुत जगह आती है बात, क्या कि फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशन क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर। कैसे? क्योंकि सरकार को डेफिसिट फाइनेंसिंग करानी पड़ती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है देश के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं सर। ठीक है, उसके बाद सर लास्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लास्ट, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। सर प्राइमरी डेफिसिट क्या है? देखो, टोटल खर्चे में से क्या हटा के? इंटरेस्ट पेमेंट हटा के। अगर वो ज्यादा हो जाता है किससे? टोटल रिसीट से, उसमें से बोरिंग्स हटा के, तो उसको पता है हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। बट ये तो डिफिकल्ट हो जाता है ना इसे पढ़ना, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इधर देखो, इधर आओ। अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये क्या है, आपसे मैं पूछूं ये क्या है, तो आप मुझे पता है क्या बोलोगे? सर ये तो अभी फिस्कल डेफिसिट बताया था आपने, क्या बताया था? बोलो, फिस्कल डेफिसिट ही तो बताया। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यही तो बना फॉर्मूला। तो प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट? फिस्कल डेफिसिट माइनस व्हाट? इंटरेस्ट पेमेंट। बट सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ढंग से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि सरकार ने इस साल जो उधारी ली है, ठीक है, उसमें से प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट हटाओ, जो ये खर्चा प्रीवियस ईयर का है, इंटरेस्ट हटाओ, तो हमें पता चल जाता है इस साल की करंट ईयर की बोरिंग्स कितनी है। तो ये करंट ईयर की बोरिंग्स बताता है। कोई पूछे प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है? करंट ईयर की बोरिंग्स बताता है, करंट ईयर्स बोरिंग बताता है बेटा। सिंपल बात है ना, करंट ईयर बोरिंग्स। ठीक है, करंट ईयर बोरिंग्स भूलना मत। आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, मेन बात आ जाती है, कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेके मेरे को आंसर बताना। लो जल्दी जल्दी देखो इसके, ठीक है, लो जल्दी जल्दी देखो, फास्ट। ठीक, जो मैंने फॉर्मूलेस बताए वही यूज होंगे। ठीक है, 3 मैंने न्यूमेरिकल दे दिए, वीडियो रोकना, स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलना। सर इसके बाद क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, 3 टाइप के, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, प्लान नॉन प्लान और प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंट वो खर्चे जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से, डेवलपमेंटल है। जो इसेंशियल है,
ठीक है, बट डायरेक्टली रिलेट नहीं करते डेवलपमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो क्या है हमारे नॉन डेवलपमेंटल। फॉर एग्जांपल डिफेंस पे खर्चा करना, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करना, ठीक है, बट जितने भी रोड्स बनाई जा रही हैं, ब्रिजेस बनाई जा रही हैं, सब डेवलपमेंटल है। सर प्लान्ड, जो बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर मेंशन होते हैं, जो हमने पहले से ही मेंशन कर रखे हैं, जो हमें करने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, सब प्लान्ड है। सर नॉन प्लान्ड, जो प्लान नहीं करा था बट फिर भी करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल रिलीफ गिवन टू फ्लड विक्टिम्स, अर्थक्वेक विक्टिम्स, ये प्लान थोड़ी था बट खर्चा करना पड़ गया, ठीक है। सर प्रोडक्टिव, वो खर्चा जिसकी वजह से देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, विच डायरेक्टली रिलेट्स विद दी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। बट सर नॉन प्रोडक्टिव, बेटा वो खर्चा विच डू नॉट लीड्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये करा दिया मैंने बिल्कुल क्विकली, ऐसे पढ़ने हैं और यही पूरा चैप्टर है, समझ लेना बात को, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात आ जाती है, सर इसके अंदर आपने एक चीज़ छुड़वा दी, वो मैं अलग से कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, वो मैं अलग से कराऊंगा, उसको हम बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 मिनट और लूंगा बस, मैं 2 मिनट आपके और लूंगा, ठीक। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला बताओ क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई प्रॉब्लम की बात? हाँ सर, सर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सरकार अपनी रिसोर्सेज एलोकेट करती है टू प्रोड्यूस, याद रखना, टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स, टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। सर पब्लिक गुड्स क्या होते हैं बेटा, वो गुड्स जो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। ये याद, जो मैंने यहाँ लिख दिया वो लिख दिया, पत्थर की लकीर है वो, ठीक है, याद कर लो। और सर नॉन राइवलरस होते हैं, नॉन राइवलरस, ठीक है, हाँ नॉन राइवलरस, ठीक है, हाँ सर। सर नॉन एक्सक्लूडेबल, सब उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, नॉन राइवलरस का मतलब। सर उसके बाद बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये सब सरकार के बजट के ऑब्जेक्टिव है। सरकार बजट क्यों बनाती है, ये सारी चीजें हमें अचीव करनी है, इस वजह से बनाती है, ठीक है। सर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है बेटा, देश में प्रोडक्शन का बढ़ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे रियल जीडीपी बढ़ेगा, है ना, और रियल जीडीपी बढ़ेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन वी विल अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बजट 2 चीज पे फोकस करता है, किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में और बेटा टेक्नोलॉजी को क्या करने में, अपग्रेड करने में। इन 2 बातों पे ध्यान देना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो जाएगी, ठीक है। सर उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा इक्विटी, इक्विटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सर ये क्या है बेटा, देश के अंदर बहुत सारे लोग अमीर हैं, बहुत सारे गरीब हैं, देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। तो उसको क्या करना है, पैरिटी पे लेके आना है। तो उसको लिए सरकार पता है क्या करती है, सरकार को ही काम करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं आता काम करने। प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बेटा यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट क्या यूज करेगी, प्रोग्रेसिव, जो मैं पढ़ा के आया हूँ अभी पीछे, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी यूज करेगी, ठीक है सर, हाँ। और सर दूसरा बेटा सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी, गरीबों को सब्सिडीज देगी, ये बात ध्यान रखना। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अमीरों पे ज्यादा रेट से टैक्स लगाओ, पैसा लो, वही पैसा गरीबों में एज अ सब्सिडी बांटो, ठीक है। इससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और जो इनइक्वालिटी है बिटवीन इनकम एंड वेल्थ वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है सर। और बेटा इसके अंदर और पता है, ये मैंने मेन आपको बता दिया। एक आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब गवर्नमेंट पता है क्या करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। सर और क्या आता है बेटा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। एक आता है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करती है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करती है ना, कितने सारे काम कर रही है। मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि सरकार बजट इसलिए बना रही है ताकि इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर एस्टैब्लिश कर पाए। सोशल वेलफेयर भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और क्या सर गवर्नमेंट अपनी पीएसयूज को मैनेज करती है अपने बजट के थ्रू, यस। तो ये 7-8 लगभग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिस्प रखते हैं वीडियो को, पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करा दिया। आज हमने क्या पढ़ा है बेटा, देखो सारी की सारी स्लाइड करा दी। आज हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, ऐसी बैक टू बैक सारी वीडियोस चलनी है, ध्यान रखना, ठीक है। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और आप भी मेरे को बता सकते हो सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराना है, तो क्या आप मेरे को बताओगे इसके अंदर कमेंट करके, ठीक है। चलो भाई, अच्छा मैंने 3 न्यूमेरिकल दिए हैं, 3 न्यूमेरिकल के आंसर कमेंट के अंदर आ जाना चाहिए, मैं उसको लाइक करूंगा, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट ले लेना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, नहीं हो तो कमेंट डाल देना, एक अलग से वीडियो लाऊंगा उसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।